अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो स्केलेटल मसल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अकॉर्डिंगली मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी हम उसकी स्ट्रक्चर के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो मायोफिब्रिल है इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ मायोफिलामेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स की हमने टू टाइप्स पढ़ी। एक को हमने थिक कहा मायोफिलामेंट्स और दूसरे को हमने थिन मायोफिलामेंट्स कहा। थिक फिलामेंट्स की ख़ास बात ये थी कि दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन एंड थिन फिलामेंट्स आर 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स। इसमें एक्टिन था, इसमें ट्रोपोमायोसिन थी और तीसरा इसके अंदर जो कंपोनेंट था डेट वाज ट्रोपोनिन। इट इज़ द 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स। फिर हमने इसकी अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ हम देखी कि जो थिक फिलामेंट है इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। फिर हमने देखा कि थिन फिलामेंट की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो मायोसिन की हम पढ़ चुके हैं, थिन फिलामेंट की भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी अब हम डिटेल में जा रहे हैं तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसकी एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें हमने देखा सबसे पहली जो चेन होती है, सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जो ट्विस्ट है एक अराउंड अपने इर्द गिर्द जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद है, उस चेन को हमने क्या नाम दिया? जो एक दूसरे के गिर्द ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद है उस चेन को हमने नाम दिया जी दैट इज एक्टिन। ठीक है, ये एक्टिन सब यूनिट्स, एक्टिन इज अ प्रोटीन and protein are made up of amino acids. These are the 2 polypeptide chain and each made up of amino acid. ये भी amino acid की चेन है, ये भी amino acid की चेन है। इसके ऊपर होते हैं बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम, सॉरी क्रॉस हेड। ये होते हैं जहां पे थिक फिलामेंट का फाइबर अटैच होना है, ये हेड बाइंडिंग साइट है या क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट है। ये क्या है जी? क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट। क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट, ये हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जब मसल रेस्ट में होता है तब इसकी क्या फेज होती है? व्हेन मसल एट रेस्ट, रेस्ट पे है मसल। एक्टिन ऐसे है, एक्टिन के ऊपर जो दूसरी चेन होती है जिसको हमने कहा ट्रोपोमायोसिन, उसने हेड बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है। ड्यूरिंग रेस्ट हेड बाइंडिंग साइट और क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट आर बाउंडेड बाय ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली कवर किए होती है एक्टिन को। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्रॉस ब्रिज साइट है, अभी नहीं उसको एक्सपोज करेगी जब मसल किस फॉर्म में है? एट रेस्ट पोजीशन। उसके बाद इसके अंदर जो ये हमारे पास ट्रोपोनिन, ये भी पॉलीपेप्टाइड 2-3 मॉलिक्यूल्स, इसमें ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोनिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट होता है वो किस लिए होता है? दैट इज फॉर कैल्शियम बाइंडिंग साइट। कैल्शियम बाइंडिंग साइट इज ऑन ट्रोपोनिन। तो ये हमारी उस वक्त कंडीशन है जब हमारे पास मसल रेस्ट की पोजीशन में है, तो उसकी जो थिन फिलामेंट अरेंज होता है वो इस फॉर्म के अंदर होता है। और जो थिक फिलामेंट को अगर हम देखते हैं, थिक फिलामेंट मायोफिलामेंट कौन सी फॉर्म में? जब मसल रेस्ट की फॉर्म में है।
तो थिक फिलामेंट के अंदर क्या होता है जी, ये हमारे पास थिक फिलामेंट के अंदर जस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मायोसिन की फिलामेंट की बात की है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फॉर्म में होंगे। तो उस कंडीशन में जब मसल रेस्ट में होता है तो जो जिसने थिक फिलामेंट को बनाया हुआ है मायोसिन, वो आपकी मायोसिन प्रोटीन है। जब उसने ए बैंड बनाना है तो उसके अंदर क्या होंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थिक बैंड, ऐसे उसके अंदर क्या होंगे, क्रॉस ब्रिज मायोसिन के काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, और हर एक किसमें टर्मिनेट होता है, 2 क्रॉस ब्रिज। ये मैं 2 हेड बना रहा हूँ हर मायोसिन के मॉलिक्यूल के। ये उस फॉर्म में है जब ये रेस्ट की कंडीशन में है, अभी ये एक्टिव नहीं है बल्कि ये रेस्ट की फॉर्म में है। इसी तरह इस साइड पे भी नीचे की तरफ भी ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, ये हमारे पास क्या होंगे, क्रॉस ब्रिज होंगे। ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, मायोसिन के काफ़ी ज़्यादा फिब्रिल्स की, मायोफिलामेंट्स की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मायोसिन होंगे, और हर मायोसिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और उसके क्रॉस ब्रिज कितने हैं, 2। यानी कि मैंने ये 4 और 9 बनाए हैं, तो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 9 2 बार 18 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ये मैंने सपोज किया। तो ये दोनों रेस्ट की हालत में इस फॉर्म में होते हैं। और मैंने डिस्कस किया था एटीपी बाइंडिंग साइट वो किस जगह पे होता है, जहाँ पे एटीपी ने एनर्जी देनी है, डेट इज ऑन क्रॉस ब्रिज, वो क्रॉस ब्रिज के अंदर होता है। अब ये दोनों की रेस्ट की पोजीशन पे मसल है, तो उनकी ये स्टेट होती है, ना एटीपी लगी होती है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट एक्सपोज है, सिर्फ जो क्रॉस ब्रिज उन जो हेड्स हैं उसका जो साइट है वो भी कवर है। अब इस फॉर्म के अंदर क्या होता है अब कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये रेस्ट पे, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, जब मसल किस फेज में है, व्हेन मसल इज एट रिलैक्सेशन फेज, ये फॉर्म है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जाता है तो हमने कल पढ़ा पिछले लेक्चर में कि सेंटर में हमारे पास जो बैंड होते हैं, ये वाला ए बैंड, दैट इज आल्सो ए बैंड, दिस इज आल्सो ए बैंड एंड दैट्स आल्सो ए बैंड, ये सारे ए बैंड है। इनको कवर किया होता है ये साइड से हमारे पास, ये हमारे पास कौन से हैं जी, ये हमारे पास है आई बैंड, ये आई बैंड, ये भी आई बैंड और ये भी आई बैंड, सेंटर में ये ए बैंड है, सेंटर में ए बैंड है, और ये हमारे पास कौन सा बैंड है, आई बैंड है। और जो लाइन इसको बाइसेक्ट करती है ये भी जी लाइन, और जो इस वाले आई बैंड को साथ है उसको भी हम कौन सी लाइन कहते हैं, जी लाइन। ये स्विश प्रोटीन है एक्चुअली ये। और जो ए लैंड को रीजन है सेंटर में, जो ब्राइट रीजन हमें नज़र आएगा उसको हम कौन सा जोन कहते हैं, एच जोन। और इसको जो लाइन बाइंड करती है ए बैंड को, जो कि एक प्रोटीन से मिलके बनी है, उसको हम क्या बोलते होते हैं, एम लाइन। ये उस फॉर्म में है जब मसल रेस्ट की फॉर्म में था। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, व्हेन वी कॉन्ट्रैक्ट द मसल, क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ही हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, होता क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास ये सारा बुक में रैंडमली लिखा हुआ है, मैं उसको तरतीब के साथ बताने की कोशिश करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको कोई मसला भी ना हो। ये हमारे पास एक मसल है सिंपल, उसके साथ जितने भी हमारे पास मसल फाइबर होते हैं, डेट इज़ इंटरलिंक विद आवर मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि मोटर न्यूरॉन मसल को या ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, जो कि इफेक्टर्स हैं। इसके ऊपर सपोज कि हमारे पास ये एक मोटर न्यूरॉन की एंडिंग आती है जो अपना मैसेज देती है, अपना मैसेज छोड़ती है न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, केमिकल, यानी कि आपको मैसेज आया, आपने किसी हॉट चीज़ पे हाथ रखा है, मैसेज जाएगा मसल को कि हाथ पीछे कर ले, तो वो सिग्नल कौन भेजता है, ये हमारे पास है मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है। तो जिस जगह पे मोटर न्यूरॉन और मसल आपस में जुड़ते हैं उस जगह को कहते होते हैं जी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर
जंक्शन, द पॉइंट एट विच मोटर न्यूरॉन्स अटैच विद द मस्कुलर सेल मसल फाइबर, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये इंटरैक्शन है, मैंने ये डिस्कस किया। यहाँ पे जो होते हैं वो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर ही हमारे पास छोटे छोटे वो स्ट्रक्चर जो मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में, क्योंकि एनर्जी इसको ज़्यादा चाहिए होती है। ये हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है, अंदर ही राइबोसोम, इसमें जो है वो दूसरी स्ट्रक्चर है राइबोसोम के अलावा। और जो आइंस स्टोर हुए होते हैं इसके अंदर, डेट आर कॉल्ड कैल्शियम आइंस। ये हमारे पास कौन से आइंस हैं? कैल्शियम। जैसे ही आप किसी और चीज़ को मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि एक्चुअली किस तरह ये मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसने किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होना है, होता ही है कि जैसे ही सिग्नल आता है कि मसल आप कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, इनके और चीज़ पे हाथ रखा गया, किसी चुभने वाली चीज़ पे हाथ लग गया, होता ही है कि मैसेज आता है, नर्व इम्पल्स मूव करती है, और नर्व इम्पल्स मूव करती है थ्रू टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल से स्प्रेड होती है इस तरफ को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। नर्व इम्पल्स आएगी, टी ट्यूब्यूल में से गुजरेगी, टी ट्यूब्यूल में से गुजरने के बाद स्प्रेड हो जाएगी टू द नियर बाय रीजन, जिसको हमने टी ट्यूब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एडजेसेंट में उसको ट्राइएड कहा था। ऐसे नर्व इम्पल्स आएगी, ऐसे और ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे और ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। उसकी वजह से ये जो कैल्शियम आयन है जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, दैट विल बी रिलीज्ड। वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ड्यू टू दिस मूवमेंट, ड्यू टू दिस सिग्नल, वो कैल्शियम आयन अंदर ही क्या हो जाएंगे, मसल के रिलीज होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसी मायो जो एक मसल फाइबर की ये स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर ही मायोफिब्रिल भी होते हैं। ये जो कैल्शियम आइंस यहाँ से ये जो रिलीज हो रहे हैं, कैल्शियम आयन हमने डिस्कस किया है, ये कैल्शियम आयन का बाइंडिंग साइट किसके ऊपर होता है, इज ऑन एक्टिन ट्रोपोनिन के ऊपर। क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, these calcium ion will move and that will attach to this troponin molecule। मसल जब रेस्ट पे है, सिग्नल उसको मिला, सिग्नल जैसे ही मिला तो वो कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद, क्योंकि इसी के अंदर ही मायोफिब्रिल मौजूद होते हैं, और ये मैंने मायोफिब्रिल के अंदर जो मायोफिलामेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाई है, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। जैसे सिग्नल आया, कैल्शियम रिलीज हुई, कैल्शियम रिलीज होने के बाद अटैच होती है ऑन ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का ऊपर उसका बाइंडिंग साइट होता है। जैसे ही ट्रोपोनिन के ऊपर ये अटैच होती है, क्या चेंज आती है इसके जरा गौर कीजिएगा। मैं बाकी इसका स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूं। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुई, उसके नतीजे में ये जो आपकी ट्रोपोसिन है, इसने फौरी एक्सपोज हो ना, क्योंकि क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट इधर है, थिक फिलामेंट का जो हेड लगना है वो इधर लगना है, फिर ही इसने कॉन्ट्रैक्ट होना है मसल है। देखिएगा किस तरह, और से जरा देखिएगा, ये हमारे पास वही चेन, ये मसल की हमारे पास चेंज है, एक्टिन की चेन, ये एक्टिन के सब यूनिट बना रहा हूं, ये मेरे पास एक्टिन की चेन है, इसके ऊपर किस चीज का एक्टिव साइट है, ऑफ क्रॉस ब्रिज का एक्टिव साइट, जहां पे हेड ने लगना है। अब ये ट्रोपोसिन ने इसको कवर किया हुआ था, अब यहां पर देखें चेंज क्या आया, ट्रोपोमायोसिन विल बी डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस हो गया है, ऐसे था ऐसे हो गया है, और उसने एक्सपोज कर दिया है किसको, एक्टिन के साइट को, जहां पे क्रॉस ब्रिज लगेगा, जहां पे थिक फिलामेंट का हेड लगेगा। देखिएगा किस तरह, कैसे, ये हमारे पास अगेन कैल्शियम ऊपर अटैच हो चुकी है ट्रोपोनिन के ऊपर, कैल्शियम ने क्या किया है, आके ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर दिया, और जो हेड रीजन था, जो एक्टिन का क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइड था, वो अब एक्सपोज हो गया। जरा पोजीशन चेक करें, यहाँ पे ट्रोपोसिन ने कवर किया हुआ है, यहाँ पे उसने अनकवर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर सिग्नल आ गया है, कैल्शियम आयन आके लग गए हैं ट्रोपोनिन के ऊपर। वो कहाँ से आए, वो मसल के अंदर ही जब सिग्नल आया ब्रेन से कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो, तब वो आके लगे। तो ये नैनो सेकंड में काम हो रहा होता है, बड़ा क्विक काम हो रहा होता है। अब ये साइट एक्सपोज हो गए, जैसे ये एक्सपोज होते हैं, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, थिन फिलामेंट की। और थिन फिलामेंट कौन से बैंड को बनाता है, आई बैंड को। ये जो मैंने बात की ए बैंड की, ए बैंड किस चीज से मिलकर बना होता है, थिक बैंड से, जो थिक मायोफिलामेंट से। और थिक फिलामेंट का अब ये स्ट्रक्चर जो है वो इधर एक्सपोज हुए हैं,
इनके अंदर, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है कैल्शियम इनके अंदर आ गया है, ये मैंने मायोफिल को किया है, मायोफिलामेंट्स को बनाया हुआ है, ये थिक है, ए बैंड के अंदर जो थिन है उसके अंदर जो है वो थिन है, थिन की कंडीशन ये हो गई है, थिक अपनी उसी फॉर्म में है। अब होता क्या है, एनर्जी हाइड्रोलाइज होती है एटीपी, एटीपी जो है वो जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी अब कहाँ से आती है, एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये ज़रा गौर से बुक में रैंडमली ये चीज़ें मिलेंगी, इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ। तो इसमें कैल्शियम एनर्जी कहाँ से मिलेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो सबसे पहले डेफिनेटली हमारे मसल के अंदर कौन सी चीज़ स्टोर होती है, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन हैज़ एबिलिटी to change into glucose and glucose can be changed into by cellular respiration with the help of mitochondria into ATP। ATP यहाँ से मिल सकती है ग्लाइकोजन से हमारे मसल में जो स्टोर है। नंबर सेकेंड, अगर इधर से भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही ग्लूकोज की और ATP की, तो एक और चीज़ होती है क्रिटिन फॉस्फेट। ये जो क्रिटिन फॉस्फेट है एक्चुअली इसके पास फॉस्फेट का बॉन्ड होता है। जब भी क्रिटिन फॉस्फेट, ये क्या मैं साथ में पी लिख रहा हूं, यानी कि फॉस्फेट अटैच है, ये क्या करती है, ये एडीपी जब बन चुकी होती है, यानी कि जिसने एक अपना एनर्जी बॉन्ड दे दिया था, एटीपी ने यूज हो गई थी, एडीपी पड़ी थी, ये अपनी फॉस्फेट इसको दे देती है एडीपी को, और जिसके नतीजे में ये अपना फॉस्फेट देने के बाद किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको एटीपी में, और खुद किसके अंदर ये बाकी रह गई है, जस्ट इनटू क्रिटिन। बाकी कौन सी चीज रहेगी, क्रिटिन। तो फिर से फॉस्फेट कोई आ गई, फिर से क्रिटिन फॉस्फेट। तो ये एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है इन द मसल, यहां से एनर्जी मिल सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन, जब मसल के अंदर आपने ये इस किस्म की कंडीशन डेवलप हो गई है, एनारोबिक है कंडीशन, तो हमारे मसल के अंदर जो फिर ग्लूकोज की एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास कंपोनेंट बनता है दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड जब मसल के अंदर, एनारोबिक आप भाग रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपके एनारोबिक कंडीशन एक्टिव हुई, उससे लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो गया। लैक्टिक एसिड जब आपके अंदर जमा होता है तो आपको मसल फटीक हो जाती है, ठीक है, खलियाँ पड़ जाती हैं, मसल फटीक ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब उस लैक्टिक एसिड जब उसकी कम्युलेशन हुई है तो वो तो फिर आस्ता आस्ता ख़त्म होता है, तो उसका 1/5 पार्ट, यानी कि जब आप सांस आपका बहाल होने लग जाता है, ऑक्सीजन सही मिलने लग जाती है, तो लैक्टिक एसिड का 1/5 वो एरोबिकली जो है वो फिर ब्रेक डाउन होता है, यानी कि अगर 5 हिस्से करें तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो एरोबिकली टूट जाता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो रेस्ट जो 4 पार्ट रह गए हैं उसको ख़त्म करने के लिए फिर यूज़ हो जाते हैं, यानी कि 1/5 वो एरोबिकली टूट जाता है, उससे जो एनर्जी मिलती है दैट इज यूज टू कन्वर्ट अनदर 4/5 इनटू अनदर थिंग और कंपाउंड। अब ये हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो मसल को मिलते हैं। अब ये एनर्जी ग्लाइकोजन से, क्रेटिन फॉस्फेट से, एनारोबिकली लैक्टिक एसिड जो कम्युलेट हुआ है उससे। अब ये एनर्जी मसल को मिली, एनर्जी भी मिल गई, नर्व इम्पल्स, हमारी बात क्या है, नर्व इम्पल्स आई हुई है, मसल कैल्शियम रिलीज हुए हैं, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे लगे, ट्रोपोमायोसिन साइड पे हो गए, उन्होंने बाइंडिंग साइड जो हेड का है उससे छोड़ दिया है, सेपरेट कर दिया है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, थिन फिलामेंट की। फिर ये इस काम के लिए और इस काम के लिए जो ये क्रॉस ब्रिज है, एटीपी की जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, 3 सोर्सेज हैं, ग्लाइकोजन, क्रेटिन फॉस्फेट और एनारोबिकली देखें तो लैक्टिक एसिड। ये जो एनर्जी है, एटीपी बाइंडिंग साइट किधर है, हेड के पास, और हेड किधर है, थिक फिलामेंट के पास। अब क्या होता है, यहाँ पर एटीपी आके इस हेड के साथ अटैच होती है और हेड को डिस्प्लेस करवा देती है यहाँ पर। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये हेड अटैच नहीं होता, नीचे होता है, रेस्ट की हालत में हेड नीचे होता है, या क्योंकि बाइंडिंग साइट उसका कवर है। जब उसको एटीपी मिली, उसका बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गया विद दिस कैल्शियम, तब जाके वो फौरी क्या करेगा, ऐसे होता है, ऐसे उठता है, इसके साथ जुड़ जाता है। इसी तरह यहाँ के जो क्रॉस ब्रिज हैं वो इसके साथ भी ऐसे अटैच हो गए,
यहाँ के जो क्रॉस ब्रिज हैं वो भी इसके साथ ऐसे अटैच हो गए। यहाँ वाले जो हैं वो ये एक नहीं होते, ये 2-3 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे जो है वो क्या अटैच हो रहे हैं जी, बाइंडिंग अपने अपने बाइंडिंग साइड के। इसी तरह जब ऊपर से हो रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे से भी होते हैं। ये चीज़ माइंड में रखनी है, सिर्फ ऊपर से नहीं, ये नीचे से भी ऐसे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके एक्टिव साइट हैं जो इसके लिए क्रॉस ब्रिज के यहाँ जो है ये हेड अटैच होता जाएगा। ये वाला ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे नीचे को भी ऊपर कैसे। उससे क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये हो रहा है, अब यहाँ पर देखें इसके साइड पे भी होते हैं। अब होता यहाँ पर ये है कि इसकी वजह से ये वाले, अगर हम दो मसल की बात करें तो हेड ये वाला ऐसे मूव करता है ऐसे, और ये वाला ऐसे मूव करता है ऐसे ऐसे। ये वाला हेड इधर को और ये वाला ऐसे ऐसे। जब ये ऐसे इसको मूव करवाते हैं, ये रेस्ट की हालत में था तो ये ऐसे मूव करवा रहे हैं, उसके नतीजे में कौन सी चेंज आती है वो देखिए। ये किस चीज़ की डायग्राम मैंने बनाई हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है सार्कोमेयर। ये हमारे पास सार्कोमेयर है, एक सार्कोमेयर है। अब यहाँ पर देखें इस सार्कोमेयर जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है उसमें क्या चेंज आया जब इसने कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर बात पे। हमारे पास थिक फिलामेंट, इस पर कोई चेंज नहीं आता। कीप इन माइंड, थिक फिलामेंट पे कोई चेंज नहीं आता। चेंज आएगा, स्लाइड कौन करेगा ऊपर? थिन फिलामेंट, क्योंकि हेड इसको खींच रही है, इस पर नहीं कोई चेंज आना। ये भी पीछे जुड़ा होता है, इसको भी सपोर्ट मिली होती है, लेकिन वो क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। तो ये थिक फिलामेंट है, ये अपनी जगह पे है। इसके हेड क्या करेंगे जी, पकड़ के, अब मैं हेड नहीं बनाऊंगा। अब क्या करेंगे वो, सेंटर में कौन सी चीज़ मैंने बनाई थी, ये एम लाइन है। ठीक है, अब चेंज कौन सी आएगी, जो थिन फिलामेंट है दैट विल स्लाइड पास ओवर थिक फिलामेंट। किसके साथ स्लाइड पास हो के थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड पास हुआ और ऐसे आके उसके साथ लग गया। ये और ये हमारे पास कौन सी थी, आई लाइंस। जरा गौर करें इस चीज में, मैं इसको पकड़ूं ऐसे कर दूं, सिंपल ऐसे करूं ऐसे कर दूं इसको, सिंपल क्या होगा, जो आई बैंड की लेंथ है ये यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, दैट विल बी रिड्यूस्ड। आई बैंड शॉर्ट हुए, आई बैंड शॉर्ट हुए, पहला पॉइंट। सेकंड, एच जोन क्या हो गया, सेंटर से डिसअपेयर, सेकंड पॉइंट। और जो जी लाइन है वो क्या हो गई है, एक दूसरे के नियर क्लोजर आ गई है। 3 चेंजेस आती हैं। पहला चेंज, आई लाइन जी लाइन क्लोजर आती है फर्स्ट। सेकंड, आई बैंड की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, सेकंड पॉइंट रिड्यूस हो जाती है। सेकंड, थर्ड, सेंटर में एच जोन देखें वो गायब हो गया। तो ये हमारे पास मसल, ये जी लाइन और ये सेंटर में हमारे पास जो रह गया ये आई बैंड, आई लाइन, ये आई बैंड, और ये हमारे पास कौन सा है, ए बैंड। तो एच जोन डिसअपेयर हो गया। इस प्रोसेस को जिसमें जो आई बैंड है या थिन फिलामेंट है पास स्लाइड ओवर द थिक वन, स्लाइड किसने किया, थिन ने, थिक के ऊपर। इस मॉडल को हम एक्चुअली कहते होते हैं जी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। अब ये किस वजह से हुआ है, कीप इन माइंड, मैं बार बार बता रहा हूं कि इसको स्लाइड किसने करवाया, जो कि हेड यहाँ पे अटैच हुए हैं, इन्होंने स्लाइड करवा के इसको जो है वो आगे पास लाए हैं, एम लाइन के साथ अटैच किया है। तो इसको जो हेड है उसको एनर्जी कौन दे रहा है, एटीपी। अब जिस तरह इसको अटैच करने के लिए एटीपी चाहिए, बाजू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब रिलैक्स भी करना है, इसको रिलैक्स करवाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी भी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी। ठीक है, इस बॉन्ड को, क्रॉस ब्रिज जब अटैच हो गए हैं विद थिन फिलामेंट, इस बॉन्ड को तोड़ेगा भी कौन, जो यहाँ पे अटैच हुए हैं क्रॉस ब्रिज, उसको लैदा भी कौन करेगा, एटीपी। बट आफ्टर डेथ क्या होता है, आफ्टर डेथ ये होता है कि हमारे यहाँ एटीपी, हम जिस फॉर्म में मसलन ऐसे हैं, हम इस फॉर्म में थे, तो ये कॉन्ट्रैक्टर फेज है हमारी एटीपी डिसॉल्व होना, हाइड्रोलाइज होना बंद हो जाती है, एंजाइमेटिक सिस्टम रुक जाता है।
तो एटीपी ना मिलने की वजह से दिस क्रॉस ब्रिज आर अनएबल टू रिमूव फ्रॉम थिन फिलामेंट, ये वैसे जुड़े रहते हैं क्योंकि एटीपी नहीं मिली, लैदा नहीं हो पाए, तो आप जिस फॉर्म में अकड़े रहते हैं वैसे ही रहते हैं। दिस कंडीशन इन विच यू आर अनएबल टू मूव आफ्टर डेथ, ठीक है, आप स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते होते हैं जी, रिगर मॉर्टिस। डेथ के बाद जब डेथ हो जाती है, डेथ के प्रोसेस में जब डेथ का प्रोसेस होता है तो आपके अंदर जो एटीपी आपको नहीं मिलती तो उससे जो स्टिफनेस आती है उस कंडीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलते होते हैं जी, रिगर मॉर्टिस। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, बात बड़ी सिंपल है, इसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पे सिग्नल आया, यहाँ पे सिग्नल मूव किया विद टी ट्यूब्यूल से स्प्रेड हुआ, वहाँ पे कैल्शियम आयन जो स्टोर थे वो रिलीज हुए, उन्होंने आके ट्रोपोनिन पे अटैचमेंट की, जब ट्रोपोनिन पे लगे तो ट्रोपोमायोसिन जिसने इसको कवर किया हुआ था वो एक्सपोज कर दिया क्रॉस हेड बाइंडिंग साइट को। तो ये जैसे ही हुआ तो एटीपी की ज़रूरत पड़ती है हेड को मूव करवाने के लिए। वो एटीपी के 3 सोर्सेज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और एटीपी, क्रिटिन फॉस्फेट्स एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करती है, और एनारोबिकली लैक्टिक एसिड बनता है, 1/5 एरोबिकली टूटता है, 4/5 जो है वो जो उससे एनर्जी बनती है 1/4 के टूटने से उसको फिर से ख़त्म करने के, उसकी ब्रेक डाउन के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये जो सिंपल जो एटीपी मिली वो इस हेड के बाइंडिंग साइट के हेड के साथ जाके लगी, एटीपी ने इसको मूव करवाया, ये जाके थिन फिलामेंट के साथ लगे, जब थिन फिलामेंट के साथ लगे तो वो उन्होंने उसको स्लाइड ओवर किया थिन को, वो पास हुई तो आई बैंड रिड्यूस हो गया, जी लाइन पास आ गई, एच बैंड ख़त्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे मसल का नंबर नहीं बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, जस्ट